दोस्तों, लालच दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है, जिसके चक्कर में पड़ने वाले शख्स का अंत आखिर कितना दर्दनाक हो सकता है, ये आज आपको हमारी इस स्पेशल वीडियो से मालूम पड़ेगा। जी हाँ, साल 2022 में आई एक सीधे साधे इंसान की ऐसी दास्तां जिसने साफ साफ समझा दिया कि जिंदगी में आखिर हर शख्स एक मोहरा है और कब कौन आपके पीठ पीछे छुरा भोंक दे, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। हॉलीवुड जगत की ये उम्दा कहानी भी हमें संसार की धोखेबाजी और षड्यंत्रों की एक ऐसी गाथा से रूबरू करवाती है जिसे देखने के बाद आपका अपनों के ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा। मूवी का नाम है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो और इसकी बेमिसाल 7.7 की IMDb रेटिंग ये बताने के लिए काफी है कि आखिर इस खास कहानी को हमने आपके लिए क्यों चुना है। हमारी इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत 1815 से होती है, जहां समुद्र के बीचों बीच एक फ्रांसीसी व्यापारी जहाज ताकतवर लहरों से जूझते हुए अपने देश जाने के लिए बेताब था। इसी दौरान जहाज के कप्तान की तबीयत बिगड़ जाती है। हालत इतनी नाजुक थी कि मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करना किसी बेवकूफी से कम न होता। तभी उन्हें थोड़ी ही दूर पर एल्बा नाम का एक द्वीप नजर आता है। सामने जलती रोशनी को देखकर उन्हें एक आस नजर आती है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस टापू पर अंग्रेजी सेना के अलावा किसी अन्य इंसान के आने की सख्त मनाही है। दरअसल यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत ने उस दौर के फ्रेंच एम्पीरियर नेपोलियन बोनापार्ट को नजरबंद करके रखा था और किसी भी शख्स को उस द्वीप के आसपास दिखाई देने पर सीधे गोली मारने का हुक्म था। ऐसे में जहाज के कप्तान के प्रथम सहायक डैंगलार ने वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उनके दूसरे सहायक एडमॉन्ट डेंटे ने किसी भी कीमत पर कप्तान की जान बचाने के लिए एल्बा में उतरने का फैसला किया। यहाँ उसके साथ उसका करीबी दोस्त और बेहतरीन व्यापारी फर्नांड भी होता है। दोनों जैसे ही टापू पर कदम रखते हैं, ब्रिटिश सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर नेपोलियन आता है और कहता है, ये मेरे लोग नहीं हैं, तुम चाहो तो इन्हें मार सकते हो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पर ब्रिटिश अधिकारी उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग फिर कौन हो, जिस पर वो बताते हैं कि हम एक व्यापारी जहाज के कर्मी हैं। हमारे कप्तान की तबीयत बहुत ही खराब है और इसीलिए हम आपसे मेडिकल हेल्प लेने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर नेपोलियन उन्हें पर्सनल डॉक्टर से कप्तान का इलाज करवाने के लिए राजी हो जाता है। रात में वो एडमंड से अकेले में मिलता है और कहता है कि जिस तरह तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर कैप्टन के लिए इतना कुछ किया, वाकई वो काबिले तारीफ है। और उसे वो एक खत थमाकर कहता है कि ये खत तुम फ्रांस पहुंचकर मेरे खास दोस्त मोन्सियोर तक पहुंचाना और उसके लिए तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इसे लेने के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि ये बात मेरे और तुम्हारे बीच ही रहे। वो कप्तान के इलाज के एहसान के बदले बस ये छोटी सी मदद चाहता था, जिस पर एडमंड हाँ कर देता है। नेपोलियन को खत देते दूर से फर्नांड देख लेता है, मगर एडमंड से इसका जिक्र नहीं करता। उसी रात बदकिस्मती से कप्तान की मौत हो जाती है। अब वो लोग शिपिंग कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचते हैं, जहां डैंगलार मुख्य अधिकारी को बताता है कि मैं कप्तान को एल्बा द्वीप पर ले जाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था। वैसे वहां ले जाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार कप्तान की मृत्यु हो ही गई। इस पर एडमंड अपने द्वारा लिए गए फैसले पर कायम था और उसने पूरी घटना की जिम्मेदारी खुद अपने सिर पर ले ली। मुख्य अधिकारी भले दिल का इंसान था। उसे एडमंड के द्वारा उठाया गया कदम सही लगता है, क्योंकि उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर कप्तान को बचाने की कोशिश की। इसीलिए डैंगलार के लाख सीनियर होने के बावजूद भी अधिकारी एडमंड को जहाज का नया कप्तान बनाता है। इस फैसले से डैंगलार को काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं एडमंड सीधे अपनी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज को ये खुशखबरी देता है और वो जल्दी ही शादी करने की इच्छा भी जताता है, लेकिन फर्नांड को उनका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं भाता। दरअसल ये तीनों बचपन के दोस्त हैं और फर्नांड मर्सिडीज को चाहता है, लेकिन मर्सिडीज एडमंड से प्यार करती थी। मगर फर्नांड ने उसे कई बार बदलने की कोशिश की, मगर उसकी ये तरकीब काम नहीं आई। वहीं जब फर्नांड को ये मालूम पड़ता है कि एडमंड को जहाज का कप्तान बना दिया गया है, तो इससे उसे और ज्यादा जलन होती है। पहले मर्सिडीज और अब कप्तानी। एडमंड के पास इतना कुछ होते देख फर्नांड को काफी दुख होता है और वो इस गम को दूर करने के लिए खूब शराब पीता है। तभी उसके पास डैंगलार आता है और उसके खाली गिलास में दोबारा से शराब भरकर पूछता है कि तुम दोनों कितने साल से एक दूसरे को जानते हो। फर्नांड कहता है कि वैसे तो एडमंड मुझे अपना दोस्त कहता है, लेकिन वो मुझसे कई बातें छुपाता है और नशे में धुत उसकी जुबान से वो खत वाली बात फिसल जाती है। बस फिर क्या था, डैंगलार के दिमाग में एक तरकीब आती है। उसी रात जब एडमंड मर्सिडीज और अपने पिता के साथ जश्न मना रहा था, तभी उसके घर में पुलिस फोर्स आती है
जो उसे गिरफ्तार करके शहर के न्यायाधीश विलेफोर्ट के सामने पेश करती है। विलेफोर्ट उससे पूछता है कि क्या तुम एल्वा द्वीप पर नेपोलियन से मिले थे? वो कहता है हाँ, और मेरे साथ फर्नांड भी था। हम दोनों उससे मिले थे और वो इस बात की गवाही भी देता है कि हम लोग वहाँ क्यों गए थे। साथ ही साथ उसने मुझे अपने दोस्त के नाम एक खत भी भेजा है। वो खत विलेफोर्ट को थमा देता है, जिसे पढ़कर विलेफोर्ट ऊंचे स्वर में उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि इसके अंदर क्या लिखा है? एडमंड कहता है कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। जिस पर विलेफोर्ट बोलता है कि ये खत नहीं बल्कि तुम्हारी बर्बादी का दस्तावेज है, क्योंकि इसमें नेपोलियन ने एल्वा द्वीप पर मौजूद पहरेदारों की जगह और समय का जिक्र किया है ताकि उसे वहां से निकाला जा सके। सही मायने में देखा जाए तो ये इंग्लैंड के खिलाफ एक विश्वासघाती खत है जिसे तुम्हारे द्वारा अंजाम दिया जाना था और तुम इसके जिम्मेदार हो। ये सुनकर बेचारा एडमंड घबरा जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस खत में क्या है। मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मेरी बात पर विश्वास कीजिए। अब कुछ मिनट रुकने के बाद विलेफोर्ट कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है, तुम जा सकते हो। और जैसे ही एडमंड वहाँ से जाने लगता है, विलेफोर्ट उसे रोक देता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता था कि ये खत कौन लेने आने वाला था? एडमंड जवाब देता है कि हाँ, उस शख्स का नाम है मॉन्सियोर। और ये सुनने के बाद विलेफोर्ट उस खत को वहीं जला देता है और एडमंड से कहता है कि तुमने इस खत के बारे में या फिर मॉन्सियोर का जिक्र किसी से किया तो नहीं? वो बोलता है नहीं, जिस पर विलेफोर्ट राहत की सांस लेता है, क्योंकि मॉन्सियोर कोई और नहीं बल्कि उसके पिता है। वो अच्छे से जानता था कि अगर इस आदमी ने अपनी जुबान खोल दी तो उसके पिता का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। ऐसे में विलेफोर्ट उससे कहता है, मेरी वजह से तुम्हें काफी परेशानी हुई, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे पता था तुम्हारे जैसा नेक दिल इंसान देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये तो अच्छा हुआ कि ये खत मेरे हाथ लगा, वरना ना जाने क्या होता। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी बग्गी से घर छुड़वा देता हूँ। इसके बाद जैसे ही एडमंड बग्गी में बैठता है, सैनिक बाहर से ताला लगा देते हैं, जिससे बेचारे को समझते देर नहीं लगती कि उसके साथ धोखा हुआ और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। किसी तरह वो उनके चंगुल से आजाद होकर सीधे अपने भरोसेमंद दोस्त फर्नांड के घर पहुंचता है। उसे विश्वास था कि उसका दोस्त उसे बचा लेगा, क्योंकि उसके पिता एक बड़े पद पर हैं। वो जरूर उसकी मदद करेंगे। वो फर्नांड को उस दिन खत से जुड़ी घटना के बारे में बताता है, मगर हैरत की बात तो ये थी कि ये सब कुछ फर्नांड को पहले से ही पता था। यहाँ तक कि उस खत में क्या लिखा है वो भी ये जानता था। दरअसल उस रोज न केवल फर्नांड ने नेपोलियन बोनापोर्ट को वो लेटर देते हुए देखा था, बल्कि उसके सोने के बाद उसे पढ़ा भी था। यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट विलेफोर्ट को भी उसी ने इसकी खबर दी थी। एडमंड को कुछ भी समझ में नहीं आता, आखिर उसका जिगरी दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है। वो फर्नांड से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर हाथों में तलवार लिए फर्नांड कहता है, क्योंकि मैं एक अधिकारी का बेटा हूँ और तुम एक मामूली कर्मचारी के, तो फिर तुम्हें सब कुछ मुझसे बेहतर कैसे मिल सकता है? मर्सिडीज सिर्फ मेरी है। एडमंड को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके खुद के अपने दोस्त, जिसे उसने अपने भाई से ज्यादा प्यार दिया, जिस पर इतना ज्यादा भरोसा किया, वो इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। क्या इस दुनिया में गरीब और ईमानदार होना कोई जुर्म है? शायद यही उसकी सजा है। वो फर्नांड से वहाँ से जाने की गुजारिश करने लगता है, लेकिन तलवार की नोक पर फर्नांड उसको तब तक हिलने नहीं देता जब तक उसे वहाँ पर अंग्रेजी सैनिक आकर ले नहीं जाते। अब यहाँ से सैनिक एडमंड को शहर से कई किलोमीटर दूर समुद्र के पीछे मौजूद एक सुनसान टापू पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर उनकी जेल है। ये उस दौर की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, जहाँ से आज तक कोई भी मुजरिम जिंदा नहीं भागा। और अब एडमंड को जेलर अल्बर्ट के सामने पेश किया जाता है। यहाँ अभी तक एडमंड बस एक ही बात कह रहा था कि वो बेगुनाह है। अल्बर्ट उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ मुझे पता है, तभी तो तुम यहाँ पर हो। अगर दोषी होते तो फ्रांस की किसी जेल में तुम्हें रखा जाता। और इसके बाद अल्बर्ट उसे बहुत मारता है और कहता है, हर साल अपने कैदियों के जन्मदिन पर मैं उनको ऐसे ही तोहफा देता हूँ। इसके बाद एडमंड को छोटी सी काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जिसके अंदर एक छोटी सी खिड़की है और एक लकड़ी का दरवाजा, जो सिर्फ साल में एक बार कैदियों को मारने के लिए उनके जन्मदिन पर ही खुलता है, ताकि उन्हें मालूम पड़ सके कि उनकी जिंदगी का एक और साल गुजर चुका है। अब विलेफोर्ट अपने पिता मॉन्सियोर से मिलने उनके पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि आप नेपोलियन का साथ देना बंद क्यों नहीं करते? क्या आपको पता है अगर वो खत किसी और के हाथ लग जाता तो क्या होता? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि इससे हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। पर मॉन्सियोर नेपोलियन का सच्चा साथी है। उसे लगता है कि एक ना एक दिन नेपोलियन फिर से राज करेगा
वहीं अगले रोज फर्नांड एडमंड के पिता मर्सिडीज और शिप कंपनी के अधिकारी को लेकर विलेफोर्ट के पास आता है ताकि उन्हें उनके साथ खड़े रहने की झूठी दिलासा दे सके। हालांकि उसकी और विलेफोर्ट की सांठ-गांठ पहले से ही हो चुकी थी। विलेफोर्ट उनसे कहता है कि अच्छा होगा कि आप लोग उसे जितनी जल्दी हो सके भूल जाएं। वो देश का गद्दार है। और मर्सिडीज से कहता है कि तुम उस धोखेबाज आदमी का ख्याल अपने मन से निकाल दो और फर्नांड जैसे बहादुर और नेक दिल इंसान का साथ दो। जिस पर फर्नांड मर्सिडीज से कहता है, तुम परेशान मत हो, जब तक मैं अपने दोस्त को सही सलामत वापस ना ले आऊं तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। इस घटना के 1 महीने बाद मर्सिडीज को खबर मिलती है कि एडमंड को फांसी दे दी गई है, जिसे सुनकर मर्सिडीज पूरी तरीके से टूट गई और सीधे फर्नांड की बाहों में आकर फूट फूट कर रोने लगी। ये वो पल था जिसका फर्नांड ना जाने कितने सालों से इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसका ये प्लान कामयाब भी हुआ। हालांकि ये सिर्फ एक झूठ था। एडमंड अभी भी जिंदा था। उस पर हर जन्मदिन पर कोड़े बरसाए जाते थे। इस दौरान उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन जब उसकी नजर सामने की दीवार पर लिखे कुछ उभरे हुए अक्षरों पर पड़ी तो वो रुक गया। वैसे तो उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन ईश्वर पर भरोसा तो एक अनपढ़ भी कर सकता था। बस इसी उम्मीद से उसने खुद को जिंदा रखना ही सही समझा और धीरे धीरे 4 साल बीत गए। एक रोज ऐसे ही एडमंड जब ईश्वर से रहम की गुजारिश करता है, तभी एक चमत्कार होता है और देखता है कि उसकी काल कोठरी की जमीन के नीचे से कोई निकल रहा है और ये फारिया नाम का पादरी होता है, जो 11 साल से यहाँ सजा काट रहा था और पिछले 5 सालों से इस सुरंग को खोद रहा है। उसे लगा था कि छत के ऊपर आसमान होगा, लेकिन ऊपर तो एडमंड की काल कोठरी थी। यहाँ पहुंचकर उसे मालूम पड़ा कि वो गलत दिशा में खुदाई कर रहा था। अब वो एडमंड से अपने कंधे पर बैठकर आसमान की तरफ निहारने के लिए कहता है, जिसे देखकर वो काफी खुश भी होता है, क्योंकि आज 11 साल बाद उसने आसमान जो देखा। इसके बाद वो नीचे बनी अपनी काल कोठरी में उस सुरंग के जरिए एडमंड को लेकर जाता है और कहता है कि मुझे पूरे 5 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। हालांकि अब मैं जान गया हूँ कि सही दिशा किस तरफ है। ऊपर से हम 2 भी हैं, इसलिए हमारा काम और ज्यादा जल्दी हो जाएगा और 8 सालों में हम बाहर का रास्ता ढूंढ निकालेंगे। एडमंड को उसकी बातें सुनकर अचंभा होता है और अपनी लाचारी पर तरस खाकर दुख से अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है। इस पर फारिया कहता है कि अगर तुम मेरा इसमें साथ दोगे तो मैं ना केवल तुम्हें युद्ध कलाएं बल्कि विज्ञान, भूगोल, गणित, इतिहास सबका ज्ञान दूंगा। ये जानकर एडमंड की आंखों में चमक आ जाती है कि वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा। आखिर यही पढ़ाई तो थी जिसकी वजह से वो यहाँ फंस गया। बल्कि क्या मजाल थी उस मामूली से खत की जो उसकी जिंदगी तबाह कर पाता। अब सुरंग के जरिए दोनों एक दूसरे की काल कोठरी में आने जाने लगे। योजनाएं तैयार होने लगी और ये निष्कर्ष निकाला गया कि पहरेदार दिन में 2 बार गश्त लगाते हैं। एक बार जब वो उनका मल मूत्र लेने के लिए आते हैं और दूसरी बार उन्हें खाना देने के लिए। ऐसे में अब जब पहरेदार उनका मलमूत्र जमा करने के लिए आते हैं तो वो लोग सुरंग से निकाली गई मिट्टी को उसमें डालकर छुपा देंगे, जिससे वो दोनों जांच पड़ताल किए बगैर ही समुद्र में फेंक देंगे। साथ ही दिन के साथ साथ पूरी रात भी काम किया जाएगा और उजाले के लिए पत्थर घिसकर अपने बाल काटकर वहाँ रोशनी पैदा करेंगे। देखते ही देखते दोनों अपने काम में लग जाते हैं और हर हफ्ते 3 इंच तक खोदते हैं, यानी कि महीने का पूरा 12 फुट और साल भर में 3 मीटर से ऊपर। और ये सारा गणित एडमंड रटने लगता है, यहाँ तक कि वो सभी क्षेत्रों में फारिया की बदौलत कौशल प्राप्त कर रहा था। इसी दौरान फारिया एडमंड को अपनी आपबीती सुनाते हुए बताता है कि किसी दौर में वो चर्च का फादर था और नेपोलियन के सिद्धांतों पर वो बहुत विश्वास रखता था। एक दिन कुछ दुश्मन सैनिक उसके चर्च में रात बिताने आए। तभी उसे आदेश मिला कि चर्च को जलाकर उन लोगों को मार दिया जाए। मैंने बिना सोचे समझे ये जुर्म किया, हालांकि इसका मुझे बहुत ही पश्चाताप है। इस घटना के कुछ दिनों बाद मैं एक अमीर आदमी का सेक्रेटरी बन गया। वो मुझे बहुत मानता था और मुझ पर इतना विश्वास करता था कि उसके सारे हिसाब किताब का लेखा जोखा मेरे पास ही था। लेकिन एक दिन उसकी मौत हो जाती है और उसकी सारी संपत्ति कहीं गायब हो जाती है। नेपोलियन उसके सारे खजाने को हड़पना चाहता था, इसलिए वो मुझे गिरफ्तार करके उसकी संपत्ति के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था और बस तभी से मैं यहाँ अपने पापों की सजा काट रहा हूँ। एडमंड ने भी उसे अपने साथ हुई दर्दनाक घटना के बारे में बताया कि कैसे उसके खुद के दोस्त ने उसके साथ धोखा किया और धीरे धीरे गुत्थी सुलझने लगी कि आखिर क्यों वेलेफोर्ट ने उसके मुंह से मैनिस्योर का नाम सुनते ही खत को जलाकर यहाँ उसे भेज दिया।
एडमंड को समझ में आने लगा कि मैनिस्योर कोई और नहीं बल्कि वेलेफोर्ट का पिता है और उसने ये सब फर्नांड और डैंगलेर के साथ मिलकर किया है। देखते देखते उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी और वो एक दूसरे पर काफी विश्वास करने लगे। कुछ साल और गुजरे और दोनों ने मिलकर इतनी खुदाई कर ली थी कि वो आखिरी सिरे तक पहुंच गए, यानी कि वो बाहर की तरफ पहुंच गए थे। बस उन्हें ऊपर की सुरंग खोदनी थी। इस काम को करने में उन्हें बस कुछ हफ्ते ही लगने वाले थे। एडमंड फौरन जाकर छेनी के लिए निकलता है, पर जैसे ही वो सुरंग से बाहर आता है तो अंदर ऊपर से मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है और पूरा मलबा आकर बूढ़े फारिया के शरीर पर आकर ढह जाता है, जिससे वो गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है और मरने से पहले एक ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर खुद एडमंड भी दंग रह जाता है। वो एडमंड से कहता है कि मैंने तुमसे अपने मालिक के खजाने को लेकर झूठ बोला था। हालांकि वो एग्जैक्ट कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पहुँचने का नक्शा मेरे पास जरूर है और इस जगह का नाम है मोंटे क्रिस्टो, जो कि इटालियन कास्ट का टापू है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस खजाने को ढूंढकर लोगों की भलाई और अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना, और यही मेरी आखिरी इच्छा है। एडमंड उससे कहता है कि अब तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि जिस सुरंग को हम इतने सालों से खोद रहे थे वो अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तभी फारिया कहता है कि तुम उम्मीद मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, और यही उसके आखिरी शब्द होते हैं, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फारिया के जाने के बाद एडमंड फिर से अकेला हो गया। उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त उसे छोड़कर चला गया। तभी एक सैनिक खाना देने के लिए दरवाजे पर आया, लेकिन कोई हरकत न होने पर उसने बाकी के सैनिकों को बुलाकर दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। हालांकि तब तक एडमंड वापस जाकर सुरंग में छुप जाता है। यहाँ जेल के कर्मी फारिया की लाश को एक बोरे में बांधकर वहाँ से जेलर एल्बर्ट को बुलाने के लिए चले जाते हैं। इस बीच एडमंड शोक मनाने के लिए दोबारा से फारिया के करीब जाता है और उसे देखकर रोने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वो फारिया की बॉडी को अपनी काल कोठरी में छोड़कर उसकी जगह बोरे में लेट जाता है। और जब अल्बर्ट वहाँ आया तो बोरे को पूरी तरह से बांधकर उसमें लोहे की जंजीरों से ताला लगा दिया जाता है, ताकि लाश आसानी से डूब जाए और पानी की सतह पर न आए। इस ताले की चाबी जेलर अल्बर्ट के पास होती है। अब वो अपने आदमियों के साथ जेल के सबसे ऊपरी कोने पर बोरे को फेंकने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग उसे फेंकते हैं तभी एडमंड ताले की चाबी निकालने के लिए जेलर की जेब में हाथ डालता है, जिससे जेलर भी उसके साथ पानी में गिर जाता है। किसी तरह जंजीर को खोलकर वो समुद्र की सतह पर आता है और जेलर को समुद्र के पानी में डुबोकर 12 साल से झेल रहे उसके उत्पीड़न का बदला लेता है। जेलर को मारकर वो काफी दूर तक तैरकर किसी तरह किनारे पर आता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि इतने सालों बाद वो खुली हवा में सांस ले पा रहा था। किनारे पर दौड़कर वो अपनी आजादी की खुशियां मना रहा था, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसके सामने समुद्री लुटेरों का पूरा झुंड उसके इस पागलपन को देख रहा था। दरअसल ये सभी यहाँ पर अपने एक गद्दार साथी को मारने के लिए आए थे, लेकिन झुंड के कुछ साथी उसे माफ करने की सलाह देते हैं, जिस पर सरदार काफी कंफ्यूज था और एडमंड को देखकर खुश होते हुए कहता है कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, अब तुम मेरी परेशानी का हल निकाल कर दोगे। तुम्हें मेरे गद्दार आदमी जैकोपो से लड़ना पड़ेगा और दोनों में से जो जीतेगा उसे मैं अपने दल का हिस्सा मान लूंगा और हारे हुए शख्स की सजा मौत होगी। अब एडमंड के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसे लड़ना पड़ा और फारिया ने उसे युद्ध कला की जितनी भी तरकीबें सिखाई थी, इसकी बदौलत एडमंड ने जैकोपो को पल भर में चित कर दिया। हालांकि उसने उसकी जान नहीं ली और सरदार को इस बात पर राजी कर लिया कि अब उसके पास एक आदमी नहीं बल्कि दो आदमी हैं। इसी के साथ जान बख्शने के नाते उसे जैकोपो के रूप में एक नया दोस्त मिल जाता है। लुटेरों के दल का हिस्सा होने के बाद धीरे धीरे उसकी नजदीकियां सरदार और अपने दोस्त जैकोपो से इतनी बढ़ गईं कि वो उस पर काफी विश्वास करने लगे और 3 महीने के लंबे सफर के बाद वो एक बार फिर अपने शहर पहुंचा। पर अब वो एडमंड नहीं रहा, बल्कि वो पूरी तरीके से बदल गया था और शहर पहुंचकर सबसे पहले वो जैकोपो के साथ अपनी कंपनी के दफ्तर गया, जहां पर डैंगलर का नाम लिखा था।
था। यहाँ से वो कंपनी के पुराने मालिक के पास पहुंचा, जिसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। ये वही ईमानदार शख्स था जिसने कप्तान की जान बचाने की कोशिश करने पर उसे शिप का नया कप्तान नियुक्त किया था। मगर हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि अब डैंगलर ने भी उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया और उनके दिन बेहद गरीबी में कट रहे थे। हालांकि अभी तक वो सामने बैठे एडमंड को नहीं पहचान पा रहे थे। यहाँ एडमंड भी अपनी पहचान छुपाते हुए उन्हें बताता है कि वो उनका बहुत खास दोस्त है, और फिर बातों ही बातों में उसे मालूम पड़ा कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या कुछ बिगड़ चुका है। उसके पिता ने उसके जाने के गम में फांसी लगा ली थी और मर्सिडीज ने उसके जाने के एक ही महीने बाद फर्नांड से शादी कर ली। अब वो पेरिस में है। साथ ही साथ वेलेफोर्टे के पिता मेंसियोर की हत्या के बाद उसका भी तबादला पेरिस में हो चुका है। अब वो भी वहीं रहता है। एक के बाद एक इन दर्दनाक खबरों को सुनकर एडमंड का दिल काफी दुखी था, लेकिन अब इस शहर में उसके पास कुछ खास बचा भी नहीं था। बस कुछ रह गया था तो वो था बदला। जी हाँ, दोस्त की धोखेबाजी का वो बदला जिसने ना सिर्फ उसके पिता और प्यार बल्कि उसकी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए सबसे पहले वो जैकोपो के साथ मोंटे क्रिस्टो के टापू पर पहुंचता है और फारिया के दिए नक्शे पर अमल करके खजाने को ढूंढ निकालता है। मोंटे क्रिस्टो पर मौजूद ये खजाना इतना बेशुमार और अत्यधिक था कि उसे अगर 10 बड़े जहाज में रखा जाए तो भी कम पड़ जाता। जितना खजाना वो अपने साथ लेकर जा पाता है उसे बटोर कर वो सीधे पेरिस पहुंचता है और वहां दाखिल होते ही एक बड़ा बंगला खरीदता है और अपना नाम द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो रखता है। कुछ ही दिनों में पेरिस के अमीर लोगों में उसकी गिनती होने लगती है और अपनी हवेली पर वो एक लाजवाब पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें उसने शहर के सभी बड़े बड़े लोगों के साथ अपने दुश्मनों को भी इनविटेशन भेजा। जश्न के इस मौके पर पूरे शहर के अमीरजादे इकट्ठा हुए। यहाँ विलेफोर्टे भी आया हुआ था, मगर जिस शख्स का उसे सबसे बेसब्री से इंतजार था वो फर्नांड वहाँ नहीं था। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि फर्नांड का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। उसके ऊपर बैंक का बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, जिसके कारण वो काफी परेशान रहने लगा है और इसके चलते उसकी शराब की लत अब जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में एडमंड उन सभी बैंकों को खरीद लेता है जिससे फर्नांड ने कर्जा लिया हुआ था। फिर उधारी ना चुका पाने की वजह से उसके सारे जहाज को बैंक ने जब्त कर लिया। अब फर्नांड का काम पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है। इसीलिए वो अपने पुराने दोस्त डैंगलार से उसकी जहाज कंपनी में मदद मांगने के लिए जाता है और यही एडमंड यानी कि मोंटे क्रिस्टो चाहता था। हालांकि अभी भी वो मौका ढूंढ रहा होता है जिससे वो फर्नांड के करीब जा सके। इसीलिए वो उसके बेटे एडवर्ड को अपने ही आदमियों से अगवा करवा लेता है और फिर खुद फरिश्ते की तरह आकर उसकी जान बचा लेता है, जिससे खुश होकर फर्नांड उसे कुछ ही दिनों में होने वाले एडवर्ड के जन्मदिन के दिन अपने घर पर दावत पर बुलाता है। हैरत की बात तो ये थी कि इन सब के बीच फर्नांड एडमंड को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। वो अंदाजा भी नहीं लगा पाता कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही दोस्त है जिसकी गरीबी पर वो कभी उसका मजाक उड़ाया करता था। देखते ही देखते समारोह का दिन आ जाता है। यहाँ जश्न में डैंगलार और विलेफोर्ट भी शामिल होते हैं। मोंटे क्रिस्टो उसे कोई जरूरी बात बताने के लिए किनारे लेकर जाता है और फर्नांड उन्हें गुपचुप बात करते हुए देख लेता है। थोड़ी देर बाद वो विलेफोर्ट के पास जाकर पूछता है कि आखिर बात क्या है, जिस पर वो बताता है कि एडमंड यानी मोंटे क्रिस्टो का कोई जहाज मार्सी में फंस गया है और उसमें उसका बहुत ही कीमती सामान है जिसे बाहर निकालने के लिए वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। फर्नांड को तो वैसे भी पैसे की काफी जरूरत थी, इसीलिए वो कहता है कि क्यों ना तुम उस जहाज को बस ढूंढकर किनारे पर लगवा देना, बाकी मेरे आदमी मौका पाते ही उसमें मौजूद सभी सामान को लूट लेंगे, जिसका आधा आधा हिस्सा हम दोनों के बीच बट जाएगा और बाद में मोंटे क्रिस्टो को बता देना कि उसका जहाज कभी मिला ही नहीं। इसके बाद जैसे ही मोंटे क्रिस्टो अपने घर जाने के लिए बग्गी में सवार हुआ, उसे अंदर मर्सिडीज बैठी मिली जो एडमंड कहकर उसे चूमने लगी, क्योंकि पार्टी में जब वो अपने बालों को बार बार हाथों से सवार रहा था तभी उसे यकीन हो गया था कि हो ना हो ये उसका एडमंड ही है। वो उसको अपने गले से लगाते हुए कहती है कि मुझे मालूम है तुम मेरे एडमंड ही हो, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लेकिन मोंटे क्रिस्टो को अपने बदले के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो जवाब में कहता है कि कौन एडमंड जिसके मरने की खबर सुनते ही तुमने दूसरी शादी कर ली? मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो।
एडमंड तो कब का मर चुका है। ये सुनकर मर्सिडीज रोते रोते बग्गी से उतर जाती है। वहीं दूसरी तरफ फर्नांड के कहने पर डैंगलर किनारे पर मौजूद एडमंड के जहाज से चोरी करने लगता है। जैकोपो अपने साथ पुलिस बल को लाकर उनको पकड़वा देता है। अब बस विलेफोर्ट बचा था। एडमंड फौरन विलेफोर्ट के पास पहुंचता है, जहां वो स्टीम रूम में भाप ले रहा होता है और उससे कहता है कि तुमने आज से 16 साल पहले मर्सिडीज से ये झूठ क्यों बोला था कि मेरी मौत हो गई है। आखिर तुम्हें फर्नांड से ऐसा क्या फायदा मिला था। ये सुनकर विलेफोर्ट बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी एडमंड कहता है, तुमने ये सब अपने पिता को बचाने के लिए किया, क्योंकि वो नेपोलियन के विचारधारा से ताल्लुक रखते थे। हालांकि इन सब के बावजूद भी वो नहीं माने तो तुमने उन्हें फर्नांड के हाथों मरवा दिया। विलेफोर्ट कहता है कि हाँ, मैंने अपने पिता को मरवाया, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। पर उसे ये नहीं पता था कि उसके पीछे पूरे पुलिस अधिकारियों की टीम खड़ी है। जिसके बाद वो उसे उसी जेल में लेकर जाते हैं, जहां पर बेकसूर एडमंड को न जाने कितने साल यातनाएं झेलनी पड़ी। इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा था और अब सिर्फ उसके दोस्त फर्नांड का हिसाब किताब बचा था। उधर फर्नांड अब शहर छोड़ने की तैयारी में लगा था, क्योंकि उसके ऊपर धोखाधड़ी के कई मामलों के साथ साथ अब मंसूर के खून का भी इल्जाम था। वो मर्सिडीज को अपने साथ चलने को कहता है, पर मर्सिडीज उसके साथ चलने से मना कर देती है, जिस पर वो बोलता है कि ठीक है, तुम बैठो अपने बेटे एडवर्ड के साथ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और यहाँ हमें एक और चौंकाने वाला सच मालूम पड़ता है, जहाँ मर्सिडीज उससे कहती है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि एडमंड का बेटा है, और यही वजह थी कि एडमंड की मौत के बाद मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना मेरा प्यार इतना भी कमजोर नहीं था। इससे फर्नांड खुद को काफी ठगा हुआ महसूस करता है और अकेले ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने मोंटे क्रिस्टो के जहाज से चुराई हुई संदूकों को छुपाकर रखा था, मगर हकीकत में उसके अंदर मिट्टी के सिवा कुछ और नहीं था। ये देखकर फर्नांड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी यहाँ एडमंड भी आ जाता है, वो भी अपने असली रूप में। फर्नांड कहता है, अच्छा तो तुम बच गए, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि एडमंड तलवारबाजी में पहले की तरह अनाड़ी नहीं रहा, बल्कि फारिया ने उसे इतने साल जेल में ट्रेनिंग देकर एक कमाल का तलवारबाज बना दिया था, जिसकी बदौलत पलक झपकते ही वो फर्नांड को जमीन पर लेटा देता है। एडमंड उसे मार ही देता, लेकिन फारिया के आखिरी शब्दों ने उसके हाथों को रोका हुआ था। इसी बीच वहाँ एडवर्ड आता है और एडमंड के ऊपर तलवार लगा देता है, और फर्नांड मौके का फायदा उठाकर बाप बेटे में ही लड़ाई करवा देता है, इससे पहले कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। अचानक वहाँ मर्सिडीज आकर अपने बेटे एडवर्ड को सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि उन दोनों की रगों में एक ही खून बह रहा है और वो उसके पिता हैं। लेकिन फर्नांड जीते जी अपने दोस्त को खुश कैसे देख सकता था। वो अपनी बंदूक में बची आखिरी गोली को उस पर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैकोपो फर्नांड पर चाकू से वार करता है और गोली गलती से जाकर मर्सिडीज के कंधे पर लग जाती है। ये देखकर एडमंड को काफी गुस्सा आता है और वो फर्नांड को वहीं मौत के घाट उतार देता है। कुछ ही दिनों में मर्सिडीज दोबारा से ठीक हो जाती है और हम देखते हैं कि कठिन लगन और ईमानदारी के बलबूते पर एडमंड के पास आज एक बार फिर से वो सब कुछ था जो कुछ उसने जीते जी जीने की कोशिश की थी। उसका प्यार मर्सिडीज, बेटा एडवर्ड और एक जिगरी दोस्त जैकोपो। आखिर अब उसे जिंदगी में क्या ही चाहिए था, बस जो कुछ करना था वो गरीबों के लिए करना था। और इसी के चलते वो सबसे पहले वो उस काले पानी वाली काल कोठरी वाले टापू को ही खरीद लेता है, जहाँ पर उसने अपनी जिंदगी के 16 साल खराब किए, ताकि उसकी तरह किसी दूसरे बदनसीब को वो दिन ना देखने पड़े। साथ ही साथ उसने अपनी जिंदगी के बाकी दिनों में फारिया के बताए ईमानदारी और मानवता के रास्ते पर चलने का फैसला किया, जिसके साथ ही हमारी इस शानदार कहानी का यही अंत होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।